ओके, हम बात कर रहे थे कि भाई एकदम आइडेंटिकल नहीं होता है। क्या डिफरेंस है मेजर? मेन डिफरेंस तो इसमें ये रहेगा कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो, एज सुन एज यू स्विच ऑन द सर्किट, करंट जो है इसमें बहुत जल्दी से अपना स्टेबल स्टेट में आ जाता है। थोड़ा सा तो टाइम लगाता है, थोड़ा सा एक माइन्यूट कुछ माइक्रो सेकंड्स होंगे जिसमें वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि पहले जीरो था, जीरो से अचानक से जो है वैल्यूज कोई एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू नहीं ले लेगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। धीरे धीरे इन द सेंस कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, अचानक से जंप नहीं आता। दैट हैपेंस वेरी क्विक, particularly in electrical circuits. तो हम इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट हमने जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले केस में ही थोड़ा बहुत देखा होगा कि अच्छा कितनी तेजी से जो है वो करंट इसमें बढ़ रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और वो टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वो टाइम भी बहुत छोटा होता है, पता है आप लोगों को। अब जब कैपेसिटर नहीं है तो ये टाइम फिर और भी छोटा होता है, एकदम नेग्लिजिबल, इसलिए हमने कभी भी उस बारे में बात नहीं करी। बट इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जो ये करंट है दैट हैज बिकम कांस्टेंट। करंट हैज बिकम कांस्टेंट एवरीवेयर। दैट इज ऐसे, इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह सेम वैल्यू है करंट की। इसका ये मतलब है कि हर जगह पर जो वैल्यू है करंट की वही रहेगी। इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट हैज बिकम कांस्टेंट। आई होप सभी को यूनिफॉर्म और कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर है। बोलो। यस सर। यस सर। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ सेम रहता है। सो करंट हैज बिकम कांस्टेंट, उसी केस में हम उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो इसमें तो हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ज्यादा जो है इसमें होता नहीं है, उसका स्टडी हम करते ही नहीं है। कैपेसिटर में थोड़ा बहुत करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि यहाँ स्टेडी स्टेट पहुंच गया। यहाँ पर अगर आपने कुछ ऐसा शुरू किया है, इट टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच दैट स्टेट। आपने यहाँ पर एक बॉडी लगा दी या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया विच रिमेन्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया विच रिमेन्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तुरंत से जो है कांस्टेंट करंट नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम। और इसीलिए इट विल, यहाँ पर हीट ट्रांसफर दो तरीके से होता है अलग अलग। एक रहेगा नॉन स्टेडी स्टेट, जिसमें अभी करंट का खुद का वैल्यू चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली, उसकी स्टडी थोड़ी सी एक दो चीजें और एक्स्ट्रा देखनी पड़ती हैं उसमें। और एक दूसरा रहेगा स्टेडी स्टेट, जो कि कंपैरेटिवली बहुत इजी है। सो इनिशियली जैसे आप कनेक्ट करोगे नॉन स्टेडी स्टेट रहेगी, the heat current will change continuously, change बढ़ता रहेगा इनिशियली। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग टेम्परेचर्स के जो वैल्यू है वो भी चेंज होते रहेंगे, क्योंकि पहले क्या पता आप ये जो कंडक्टर लेके आए थे ये कितने टेम्परेचर पे था, क्या था, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट जो भी होगा यहाँ पर टेम्परेचर पहले इनिशियली कांस्टेंट रहा होगा पूरे कंडक्टर का। जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे तो ये वाला रीजन हीटअप हो जाएगा पहले, ये वाला रीजन और मे बी कूल डाउन 0 के आसपास, फिर उसके बाद हीट करंट सेटअप होगा। सो इट विल टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच दिस स्टेडी स्टेट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो है इसी के ऊपर डील करेंगे कि भाई स्टेडी स्टेट में बताओ क्या कहानी। तो स्टेडी स्टेट में आपको कुछ नहीं सोचना, ये डायग्राम देखना है, ये वाला जो इक्वेशन है ये लगाना है और काम खत्म हो जाएगी। स्टेडी स्टेट, नॉन स्टेडी स्टेट की स्टडी कैसे करी जाती है? हाँ बेटा, स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो बढ़ता है। हाँ स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो होगा। Don't compare with the steady state of capacitor. Don't compare it with the steady state of capacitor. वो एक अलग चीज है। वहां पर स्टेडी स्टेट हम बोल रहे हैं चार्ज कांस्टेंट हो गया है, यहाँ का स्टेडी स्टेट है करंट कांस्टेंट हो गया है। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट सबके लिए ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से डिफाइंड है। कैपेसिटर अगर लगाए तो हम स्टेडी स्टेट कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि हाँ उसका चार्ज कांस्टेंट हो गया। अगर
इसके लिए हमने जनरली कोई स्टेडी स्टेट की बात ही नहीं करी, क्योंकि दैट टाइम इज एक्चुअली नेग्लिजिबल। जितनी देर में वो करंट सेटअप होता है वो टाइम एक्चुअली नेग्लिजिबल होता है, एंड इट ऑलमोस्ट हैपन्स, मतलब जैसे आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। जो भी वो गैप आता है वो हम ये बोलते हैं कि दैट इज कंपेरेबल टू दी जितनी तेजी से स्पीड ऑफ लाइट मूव करती है, उस वाले टाइम इंस्टेंट में ही काम हो जाता है। जितनी देर में लाइट को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम लगेगा उतनी ही देर में आपको ये पूरा का पूरा करंट सेटअप होते हुए नजर आ जाएगा। सो वो एक्चुअल में नेग्लिजिबल है, वो नैनो सेकेंड्स पिको सेकेंड्स में चला जाएगा। तो इसलिए हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। लेकिन हीट करंट में है, हीट करंट जो है ऐसे पलक झपकते ही नहीं होता है, इट टेक्स सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो नॉन स्टेडी स्टेट की जो अगर हमें पढ़ना है उसको, तो इतनी सिंपल इक्वेशन से नहीं हो सकता। उसके लिए हम एक और इक्वेशन लिखते हैं जो कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, इसी का ही डिफरेंशियल फॉर्म है। उसमें आप क्या दोगे, उसमें हम एंड टू एंड जो है डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो है बीच में एक छोटा सा सेक्शन उठाएंगे यहीं पे, क्योंकि हर जगह चेंज हो रहे हैं अभी चीजें, यूनिफॉर्म नहीं है सब कुछ अभी भी। एक छोटा सा सेक्शन उठाएंगे, इसका विड्थ जो है उसको मैं dx बोल रहा हूं, और इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ही जो है dt बोल रहा हूं, और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में दैट विल बी कॉल्ड dq by dt। और अब ये वाली इक्वेशन सेम यही इक्वेशन है, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, दैट फॉर वेरी स्मॉल सेक्शन दिस करंट विल बी गिवन बाय k a टेम्परेचर डिफरेंस dt, और जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा dx। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर अभी स्टेडी स्टेट है क्या ही नहीं है, आई डोंट केयर। अगर मुझे आप छोटे से सेक्शन पे बस ये बता दो कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस dt, इसका विड्थ कितना लिया है dx, तो उसमें मैं ये वाली इक्वेशन आराम से लगा सकता हूँ। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है और ये इसकी एवरेज वाली फॉर्म है। एवरेज वाली फॉर्म सिर्फ स्टेडी स्टेट में लग सकती है, डिफरेंशियल फॉर्म कभी भी लगेगी नॉन स्टेडी में, और स्टेडी में तो ऑब्वियसली लगेगी। ये मुझे बताओ क्या ये फंडा क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। वो डिफरेंशियल में लिखने से माइनस लगेगा बेटा तो टेम्परेचर जोर से बोलो बेटा, जोर से। क्या शुरू पे टेम्परेचर कम होते जा रहा है ना? और करेक्ट, गुड, वेरी गुड, माइनस आएगा, बिल्कुल सही बोला। इस यहाँ पर हम जो है एक माइनस भी लगा लेते हैं, ये जस्ट डायरेक्शन, यू आर राइट। अब क्योंकि ये dt by dx जो है ना ये खुद भी एक वेक्टर बन जाता है, वी कैन डिफाइन इट लाइक अ वेक्टर। ठीक है, dt by dx जो है उसको हम वेक्टर की तरह डिफाइन कर सकते हैं, it will have some direction। तो इस वाले केस में ये dq by dt is equal to minus ka dt by dx आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है ये समझ लो एक बार, माइनस सिर्फ इसलिए आ रहा है dt by dx अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स x के साथ t का वैल्यू बढ़ रहा है, x जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन में t बढ़ रहा है। तो जनरली क्या होगा, t आप देखोगे अगर t इस डायरेक्शन में जाने पर अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इधर लोअर टेम्परेचर है और इधर हायर टेम्परेचर है, तो आपका हीट फ्लो इस डायरेक्शन में होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी, और dt बाई dx का ये डायरेक्शन होगा। तो इसलिए माइनस ये चीज रिप्रेजेंट करेगा दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सर हाँ बेटा बोलो। सर मतलब आप जो स्टेडी स्टेट बोले उसका हाँ। मतलब जब फाइनली जब सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ गया होगा तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में करंट कांस्टेंट होगा। यस। मतलब पार्ट्स में। हाँ हाँ, और एक चीज मैं और बता दूं कि हम जो है कभी भी 100 डिग्री को चेंज नहीं होने दे रहे अभी। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग में रखना भी, ये जो 100 डिग्रीज है जब हीट फ्लो होगी तो ये मत सोचो कि 100 डिग्री कम होते जा रहा है,
बिकॉज दैट विल, वो फिर और उसमें और चीजें आपको जोड़नी पड़ेंगी, करेंगे हम उस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 100 डिग्री को हम कैसे भी करके मेंटेन करके रख रहे हैं, जीरो को भी मेंटेन करके रख रहे हैं। तो फाइनल इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर सेम हो गया है, मतलब स्टेडी स्टेट का। स्टेडी स्टेट का ये मतलब नहीं है कि ये दोनों टेम्परेचर इक्वल हो गए, हर जगह सेम हो गया, रुक गया। नो, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि यहाँ पर हर सेक्शन पे जो करंट का वैल्यू है, हीट करंट का वैल्यू है, दैट इज कांस्टेंट। मैं इक्वल नहीं बोल रहा, यूनिफॉर्म नहीं बोल रहा कि हर जगह सेम करंट होगा, ठीक है। करंट हाँ सर। का वैल्यू मतलब हो सकता है भाई, अभी तो रॉड है, मान लीजिए आपने रॉड को ऐसे ऐसे बना दिया कुछ ऐसे अलग, तो करंट का वैल्यूज तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं कहीं कहीं जाके, लेकिन हर एक सेक्शन पर दैट वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। यस सर। स्टेडी स्टेट का मतलब क्लियर है सबको? तो हम लिख देते हैं एक बार। स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा? अब हीट करंट एट एवरी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बिकम्स कांस्टेंट, वो वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ स्टेडी स्टेट। हाँ सर मतलब एक 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 क्रॉस सेक्शन का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बेसिकली वही। यस, इससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जितना आया उतना गया। यस, करेक्ट। और यही नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली, पहले ये देख लो, चलो ये जो मैं बता रहा था अभी, कि अब अगर मैंने इसमें बोल दिया कि भाई हमारे पास एक ही रॉड है इस टाइप की, इसमें स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होगा? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, सब कुछ सेम है, तो नो डाउट यहाँ पर जो है आप ये बोल सकते हो कि जो करंट है वो हर जगह यूनिफॉर्म भी रहेगा स्टेडी स्टेट में, इट विल रिमेन यूनिफॉर्म, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए ऐसे ले लिया, कुछ इस टाइप से इसको जोड़ दिया कि यहाँ पर दो ऐसे अलग अलग ले लिए मैंने, तो सिंस करंट मैं ही नहीं बोल सकता कि हर जगह करंट सेम है। यहाँ पर करंट का वैल्यू I1 रहेगा, इधर करंट I2, तो इधर करंट I3, तो ये कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि स्टेडी स्टेट का मतलब व्हाट अबाउट दिस dt by dx? dt by dx होता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस। सो अगर आपके पास, फिर से सोचो, इक्वेशन ये है dq by dt इक्वल्स माइनस के a dt by dx, दिस इज कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट है। मटेरियल आपने सेम यूज करा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने सेम रखा, अगर देन इन दैट केस आई कैन से दैट टेम्परेचर ग्रेडियंट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है इसके बाद आएंगी। मतलब अगर आपने k कांस्टेंट रखा, a कांस्टेंट रखा, या फिर ऐसे अलग अलग आपने सेक्शंस नहीं लिए, तो आप फिर कुछ इनके बारे में बात कर सकते हो कि हाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा, या फिर
हीट करंट जो है वो सेम रहेगा। इसकी जो अल्टीमेट डेफिनेशन है वो यही है दैट हीट करंट एट एवरी सेक्शन ऑफ कंडक्टर बिकम्स कांस्टेंट। उससे हम ये फिर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपने अगर कंडक्टर पे कोई भी एक सेक्शन पकड़ा, जितना हीट इसको मिल रहा है उतना ही बाहर चला गया, एंड देयर इज नो लॉस, ये भी माना, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट इन एनी डायरेक्शन, तो जितना करंट आया उतना चला गया और कोई एडिशन नहीं हो रहा कहीं से भी, देन टेम्परेचर of each section becomes constant. तो ये बात होगी आपकी स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा? किसी को और कोई इसमें पॉइंट आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दो। सर टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है अपना, वो स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब dt by dx कोई कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट एट अ सेक्शन बिकम्स कांस्टेंट एट अ सेक्शन, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट एट अ सेक्शन या फिर ऑफ अ सेक्शन बिकम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में ध्यान रखना, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट होने। तो कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर और यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम रहेगा, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट है दैट वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। गुड। सर मतलब वो T1 T2 एक सेक्शन है, उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा। T1 T2 सेक्शन मतलब एक सेक्शन बीच में यहाँ उठा लिया आपने, ये रहा जी। इस पॉइंट पर dt by dx का जो वैल्यू है दैट विल नॉट चेंज विद टाइम। कंडक्टर ये पूरा, इधर टेम्परेचर T1 इधर टेम्परेचर T2 है। T1 T2 के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको उस पर सोचना ही नहीं, हमें एक सेक्शन बीच में देखना है। यहाँ पर dt by dx की वैल्यू देखनी है। सर वो सेक्शन थोड़ा डिफाइन कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक। सेक्शन वो एलिमेंट है बेटा, छोटा सा जो एलिमेंट होगा ना बीच में। नहीं हाँ सर, उसी एलिमेंट को अगर मैं थोड़ा लंबा कर लूँ तो वो मतलब स्टेडी स्टेट में तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मतलब एट यूनिफॉर्मली चेंज कर क्या नहीं, हाँ, किस मतलब चीज की वैल्यू? अगर आप इसको यहाँ पर मान लीजिए ये सेक्शन पकड़ लिया आपने, इसको T1 बोल रहे हो, इसको T2 बोल रहे हो, तो इसमें अब क्या बोलना है? ये वाला पॉइंट हो चुका पहले, टेम्परेचर ऑफ सेक्शन बिकम कांस्टेंट। तो ये एक सेक्शन है अलग, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है T1। ये सर आप इस लेंथ को जो है बोल रहा हूँ कि सर सुनो, आप इतना बड़ा अगर सेक्शन उठा लोगे तो उसमें तो हर जगह टेम्परेचर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो आप पूरे रॉड को एक साथ मत देखो, पूरे रॉड को का टेम्परेचर हर जगह डिफरेंट है, लेकिन हर एक पॉइंट पर जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो कांस्टेंट हुआ है, ये है मेन पॉइंट। हाँ सर, नहीं वो सर मैं समझ गया सर। हाँ। मैं बोल रहा हूँ और एक सेक्शन ले लीजिए, उधर T3 मान लीजिए, ओके, और एक T3 मान लीजिए, और T1 T2 के बीच में डिस्टेंस x है और उनके बीच में x1 है, तो T1 माइनस T2 बाई एक्स इक्वल टू T2 माइनस T3 बाई x1 होगा ना सर? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। ये तुम यूनिफॉर्म करने की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म तभी होगा, ये हमने बात करी थी, जब एरिया सेम रहेगा। सो इस टाइप का अगर मैंने कोई एक वो उठा लिया कंडक्टर, तो उसमें ये चीज ट्रू नहीं रहेगी।
नहीं नहीं, मतलब dt बाई dx कांस्टेंट रह जाएगा, मतलब वो ऐसा नहीं, मतलब जिसमें एरिया कांस्टेंट है। ओके, तो अब वो आ गया ना, एक पॉइंट आ गया ना कि इफ दैट इज कांस्टेंट तो हो जाएगा। तो इसलिए उसको हाँ मत सोचो, स्टडी। उसको उसका जी। स्टेडी स्टेट का डेफिनेशन मत बनाओ उसको। नहीं नहीं, स्टेडी स्टेट का डेफिनेशन नहीं है, मतलब हम एक वो लिख देंगे, स्टेडी स्टेट एंड इफ एरिया इज कांस्टेंट तो dt बाई dx मतलब यस, कांस्टेंट रह जाएगा। वो हाँ ये लिख सकते हो। बस वही डाउट, हाँ। क्योंकि dq बाई dt तो कांस्टेंट हो जाएगा स्टेडी स्टेट में। हम्म। तो अगर एरिया चेंज कर रहे हैं तो dt बाई dx भी चेंज करना पड़ेगा उसको। तो dq बाई dt आपने लिखा है ka dt बाई dx। अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ये इनका टाइम के साथ चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। एक पर्टिकुलर सेक्शन पे हम बात करें ना अगर, तो जी। ये टाइम के साथ तो चेंज नहीं होंगे, तो ये भी टाइम के साथ चेंज अपने आप ही नहीं होगा। तो हाँ सब चीजें इसी से जुड़ी हुई है। और आप यूनिफॉर्मिटी की बात ही मत सोचो, यूनिफॉर्मिटी की बात सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कि यूनिफॉर्म रहता है या फिर जो रहता है, टाइम के साथ जो है चेंज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, मेन चीज वो है। हाँ, मतलब स्टेडी स्टेट में dq बाई dt कांस्टेंट है मतलब। हाँ, उससे जो सर भी रिलेशन आएगा वो ट्रू रहेगा। ओके। सर अगर हाँ, हाँ, नहीं अगर बोलो। सर अगर विद द passage ऑफ हीट में अगर एक्सपेंशन होने लगा, फिर ए तो कांस्टेंट नहीं रहेगा अगर तब उस सिचुएशन में। हाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। तब कुछ और करना होगा। नॉन स्टेडी स्टेट हो जाएगी, अगर एरिया आप चेंज कर रहे हो नॉन स्टेडी स्टेट हो जाएगी। दैट विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब ऑब्वियसली आप रियल वर्ल्ड से जितना ज्यादा जोड़ते चले जाओगे, है ना, क्योंकि एक्चुअल में तो यही होगा, तो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि एरिया नहीं चेंज हो रहा और के नहीं चेंज हो रहा है, ऐसे के भी चेंज होता है। के इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टेंट एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ, रियलिटी में इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी हम ओके एक, सर। हाँ, अभी हम एक फंडा पढ़ रहे हैं, तो एक आइडियलिस्टिक केस लेके चलेंगे। ऑलराइट, ये सब हो गया। अब आप देखोगे स्टेडी स्टेट वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आप बहुत आराम से कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन स्टेडी स्टेट लेंगे, तो अभी आज स्टेडी स्टेट का देख लो क्या क्या रहता है। स्टेडी स्टेट में हमने डिसाइड किया कि हमारा जो इक्वेशन लगेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। लेट्स से हीट करंट को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एच इज द हीट करंट। ठीक है, अभी के लिए मान लो ऐसे। और तो ये आपका हो जाएगा कि एरिया डेल्टा टी ओवर एल, ये थर्मल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज योर 1 थर्मल रेजिस्टेंस, ये आपका डेल्टा टी होगा। सो डेल्टा टी इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, आर टी मल्टीप्लाइड बाय एच। तो ये ओम्स लॉ बन गया इसके लिए। ठीक है, ओम्स लॉ जैसी एनालॉजी होगी हमारे पास। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन देखो क्या क्या दिखाई देंगे। जैसे मैंने बोला कि एक कंडक्टर हमने ये लिया, दूसरा कंडक्टर एक बार जोड़ दिया यहाँ पर, इसका ये वाला एंड मैंने 100 डिग्रीज पर मेंटेन किया हुआ है, ये वाला एंड 0 डिग्री पर मेंटेन किया हुआ है बाय सम एक्सटर्नल मींस। इसका K1 उठा के दे दिया आपको, K2 उठा के दे दिया। एरियाज दोनों के सेम है हमारे केस में, और ये लेंथ्स अलग अलग है L1 एंड L2। तो एक जो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है, मतलब बहुत कॉमन बनता है, वो ये है कि टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इन स्टेडी स्टेट। करो, इसको ट्राई करो।
सर आप बोलो। सर टेम्परेचर आएगा 100/1 प्लस K2L2 by K1L1। सही। 100 1 प्लस नहीं, एक मिनट, वो सर गलत सर है। 100 divided by 1 plus K2L2 by K1L1। ओके ओके। तो आप इसमें क्या करोगे, भाई स्टेडी स्टेट है तो करंट सेम रहेगा, हीट करंट सेम रहेगा हर जगह, हीट करंट सेम रहेगा तो एच का वैल्यू सेम है। यहाँ का टेम्परेचर मान लो टी, so you will write down 100 minus T equals इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 by K1A टाइम्स H का वैल्यू, एंड इसके लिए आप लिखोगे T minus 0 equals L2 by K2A into H। ठीक है, डिवाइड करते ही आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमने फंडा ये रखा है कि H बराबर था दोनों में, स्टेडी स्टेट में यहाँ का H और यहाँ का H बराबर होगा, ये मेन चीज है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, अगर एरिया भी डिफरेंट होता तो कोई बात नहीं, अगर मान लो एरिया में भी A1 A2 दे दिया है ना, तो बस एरिया भी कैंसिल नहीं होगा, एरिया भी आ जाएगा उसमें फिर। नेक्स्ट इसमें फिर एक टाइप का ये क्वेश्चन बनेगा कि आपको एक रॉड ये दिया है, दो रॉड ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। इसका रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस दिया है R1, R2, R3, these are thermal resistances। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप कई बार देखते हो K1 L1 और एरिया इनके टर्म्स में लिखी रहती हैं चीजें, बट अल्टीमेटली जो भी हो आप R1 R2 R3 का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो बताओ, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। सर बोलो। सर प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एच को हमने यूनिफॉर्म लिया। यस, यूनिफॉर्म, यस यस। सर कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म से अलग होता है ना, तो इधर मतलब यूनिफॉर्म कौन से बेसिस पे लिया? क्या बेटा? सर मतलब हाँ, दोनों जगह पे एच सेम होगा, वो हमने कैसे डिसाइड किया? वो हमने डिसाइड किया कि स्टेडी स्टेट है, अगर स्टेडी स्टेट में। कांस्टेंट सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे R1 R2 R3 गिवन है, उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये नहीं, गिवन गिवन गिवन। मैंने बस ये मतलब बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल में K1 K2 उनके फॉर्म में देगा अगर, तो आप वहां से R1 R2 R3 की वैल्यू निकाल के फिर आगे सॉल्व करोगे। अभी मैं मानो R1 R2 R3 गिवन है, अनीश अभी इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे इसके बारे में। सर सर यस सर सर T1 कौन बोले? तू बोलेगा मैं बोलूं? तू बोल दे सर ये T1 दुर्गा को बोलने दो। T2 R3 R1 plus T2 R2 R3 by R1 R2 plus R2 R3। ठीक, ओके, तो किरचॉफ्स लगा देंगे ना सर? किरचॉफ्स लगाएंगे, करेक्ट। एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर अनीश, ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने H बराबर क्यों ले लिया। सो वो बराबर इसलिए लिया है बिकॉज इधर से जो भी हीट आएगा वो इधर ही जाएगा सारा का सारा, तो वो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ही है। यस सर। ठीक है, लेकिन वो काम स्टेडी स्टेट में ही होता है। ये भी अगर अनस्टेडी स्टेट है, दैट मींस द सेक्शंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अभी वो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, मे बी एब्जॉर्ब कर ले कुछ,
तो अभी वो सब नहीं होगा, मतलब स्टडी में ही होगा ये सब भी काम। किरचॉफ लॉ जो लगते हैं इसके अंदर, हीट करंट के अंदर, वो स्टेडी स्टेट में ही लगेंगे। तो यहाँ क्या मानोगे आप, इधर मान लीजिए हीट करंट H1 और इधर से इधर चला गया हीट H2 और H3। तो अगर मैंने ऐसे साइन लगाए हैं, मतलब ये डायरेक्शन इस तरह का लगाया है अगर, तो आपको ये समझ में तो आ जाना चाहिए कि T1 जो होगा वो बड़ा होगा T से, एंड T2 और T3 दोनों छोटे होंगे T से। उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना है। So your T1 minus T equal to R1 into H1. Then H2 का वैल्यू क्या होगा, T minus T2 R2 H2, फिर आएगा T minus T3 equal to R3 H3। और अगर आपने ऐसे एरोज लगाए हैं तो आप किरचॉफ से बोलोगे कि H1 इक्वल टू H2 प्लस H3। क्लियर है ये सबको? बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब आर का मैंने जो बोल रहा था ना पहले, वो जो कि कैलकुलेट करना है क्या करना है, वो नहीं, वो क्वेश्चन में आपको एल के और ए के टर्म्स में इन रॉड्स की इंफॉर्मेशन देगा। तो कई बार क्या करेगा, बोलेगा कि भाई ये डायमेंशंस में आइडेंटिकल है रॉड्स, लेकिन अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, तो एल और ए सबका सेम रख के सिर्फ के टर्म्स में आप इसको फिर सॉल्व हो सकता है। फाइनल आंसर आपका सिर्फ के टर्म्स में आ जाएगा, सब बाकी कैंसिल हो जाता है। बट अगर सब कुछ डिफरेंट दे दे तो आपको तीनों ही चीज लेनी पड़ेगी, फिर L1, K1, A1 सब लेना पड़ेगा। एंड आई होप ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर इक्वेशन जो है, क्या इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं सब लोग, क्योंकि हमने करंट में जो वैसे ही सीखा था। मान लो मैंने ऐसे बना दिया इसको, तो क्या चेंजेस आएंगे? सम जीरो हो गया। जयान क्या चेंज आएगा बोलो? सर और एक बार थोड़ा बोलेंगे, क्या पूछ रहे थे? मैंने पूछा है कि H2, H3 और H1 तो हमने पहले ऐसे लिख दिया था, अब मैंने H1 का डायरेक्शन पलट दिया। ठीक है जी, मैंने इस तरह से दिखाया इसको। तो इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएंगे? मैंने H1 को पलट के लिखा है। कुछ नहीं सर, बस वो T minus T1 हो जाएगा। ओके, और T minus T2, T minus T3 वैसे ही। और एक और चेंज आएगा, एक H1 plus H2 plus H3 equal to 0। गुड, ठीक है। तो सभी लोगों को ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि जिस हिसाब से आप एरो बना रहे हो उस हिसाब से ये किरचॉफ वाली इक्वेशन लिखेंगे, उस हिसाब से फिर कंडक्शन वाली इक्वेशन लिखेंगे। चलो ये हो गया काम खत्म। उसके बाद बेटा इसमें जो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा रहता है, सब ये करंट जैसे ही है कि मैंने आपको दे दिया कि दिस इज अ सिलेंडर ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस स्मॉल a एंड स्मॉल b। अंदर यहाँ पर जो मटेरियल है दैट इज K, कंडक्टिविटी K, एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। ठीक है, और मटेरियल बीच में है बस। तो आपको ये बताना होगा कि इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में कितना थर्मल कंडक्टिविटी आएगा।
सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस आएगा। क्वेश्चन देखो पूरा। देखो ये पूरा क्वेश्चन। अच्छा तुम लोगों का जो टेस्ट रहेगा ना उसका 5 तारीख को, उसमें पूरा ही रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आएगा उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग घर के लिए ले जाओ, आज हम यही खत्म करते हैं इसको। इसको अच्छे से सोच समझ के करना, क्या पढ़ना लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन करंट में भी बनता है, लेकिन हमने करंट में नहीं करा इस टाइप का क्वेश्चन, हमने सिर्फ रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है। वहां पर वोल्टेज पूछ सकता है आपको, वोल्टेज अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ V एज अ फंक्शन सम, बट जनरली उसमें हम नहीं करते हैं। टेम्परेचर जो है वो किसी भी पॉइंट पर आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वोल्टेज पॉइंट पर जो है उसका कोई मतलब नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा मतलब होता है, इसलिए जनरली हम उसमें नहीं लिखते ये क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन आइडेंटिकल एक बन सकता है करंट में भी, तो उसको सोच समझ के करना। आपके टेस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट में पूरा आएगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इंक्लूडेड है, वहां पे लिखा है ना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं है, वो इंक्लूड रहेगा। मैं भी बोल दूंगा उनको, करा देंगे वो चेंज, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इज इंक्लूडेड।